हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आपका पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस पे स्वागत किया जाता है। तो इससे पहले मैं 2 वीडियोस आपको दे चुका हूं। जो HAU का जो BSc एग्रीकल्चर का 4 ईयर का प्रोग्राम था, तो हम केमिस्ट्री का सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। ठीक है, तो आओ भाई आगे के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अभी तक जो है मैं आपको 75 क्वेश्चन डिस्कस करवा चुका हूं। उन दोनों वीडियोज का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स के लिए सर्च कर रहे हैं तो HAU के लिए, VS के लिए, तो आप पढ़ रहे ऑनलाइन क्लासेस के नाम से ऐप वो डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। तो आओ भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपसे बोला गया है, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया भाई, देखो 76 नंबर क्वेश्चन है। द कार्बोक्सिलिक एसिड दैट डज नॉट अंडरगो HVZ बोलते हैं भाई इसे क्या बोला जाता है आपका, HVZ रिएक्शन बोलते हैं। तो इनमें से कौन सा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो कि HVZ रिएक्शन शो नहीं करता है। तो भाई देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड अगर HVZ रिएक्शन शो करे तो उसके लिए कंडीशन होती है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। उसके पास आपका अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो HVZ रिएक्शन शो करते हैं। अब देखो भाई, सबसे पहले एसिटिक एसिड है, तो ये अल्फा हाइड्रोजन का क्या फंडा होता है जी, तो अल्फा हाइड्रोजन का मतलब देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ ही जो पहला कार्बन लगा हुआ होता है इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में, इसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। और इस कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होते हैं तो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहां पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसका मतलब जो भाई आपका पहले वाला मॉलिक्यूल है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब वो HVZ रिएक्शन शो करेगा। इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। यहां पे भी भाई आपका अल्फा हाइड्रोजन है। देखो यहां पे भी अल्फा हाइड्रोजन कैसे, ये वाला जो है ना, ये वाला जो कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके ऊपर आपको एक हाइड्रोजन नजर आ रहा होगा। इसका मतलब यहां पे भी आपके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी HVZ रिएक्शन शो करेगा। लेकिन हमसे पूछा कि कौन शो नहीं करेगा, डज नॉट। ठीक है, यहां पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है भाई, यहां पे भी 2 अल्फा हाइड्रोजन है। बट लेकिन जो डी आंसर है आपका, डी आंसर, यहां पे कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। कैसे भाई, देखो ये रहा, यहां पे C डबल बॉन्ड O लगा दिया है ना, यहां पे भी एक CH3 लगा दिया है, यहां पे भी एक CH3 लगा दिया है, यहां पे भी CH3 लगा दिया है। अब इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फा है, लेकिन इस अल्फा के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए ये HVZ रिएक्शन शो करने वाला नहीं है। ये HVZ रिएक्शन शो करने वाला नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। याद रखिएगा, फ्यूचर में भी ऐसे क्वेश्चन डिजाइन किए जा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मैं कहूंगा। सबसे पहले यहां पे आपको जो है इथेन अमाइन गिवन है, इथेन अमाइन है ना। तो यहां पे आपको C2H5NH2 गिवन है, और इसकी रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ भाई, NaNO2 और HCl के साथ, NaNO2 और HCl के साथ। यहां से क्या बनेगा, यहां से अल्कोहल बनेगा भाई। कैसे बनता है अगर मैं आपको डिटेल बताऊं तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, यहां पे डाइजोनियम सोल्ट बनता है भाई, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। अब यहां से क्या होता है भाई, N2 पॉजिटिव अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लीव कर जाता है, लीव करेगा तो यहां से आपका बनता है C2H5 पॉजिटिव कार्बोकटाइन बनेगा। इसके ऊपर इस NO2Cl से यही OH नेगेटिव आएगा, यानी कि C2H5 इथेनॉल मिल जाएगा भाई आपको। यहां पे आपको क्या मिलेगा, इथेनॉल मिलेगा। क्या मिलेगा, इथेनॉल, X इथेनॉल आ गया। इसकी रिएक्शन करवाई गई है PbR2 के साथ, PbR2 के साथ इसकी रिएक्शन। तो यहां से ये Br नेगेटिव इसको रिप्लेस कर देगा और यहां से OH नेगेटिव निकल आएगा। तो यहां से आपको मिलेगा C2H5Br, C2H5Br। इसके बाद इसकी रिएक्शन करवाई गई है अमोनिया से, तो अमोनिया का जो अमाइड होगा वो यहां से इस Br नेगेटिव को रिप्लेस करेगा, एंड आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा वो यही आ जाएगा। यानी कि जहां से हम शुरुआत की थी, हमने जहां से हम चले थे इथाइन अमीन से, फाइनल प्रोडक्ट भी हमें इथाइन अमीन ही मिल गया। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया था, बताओ Z क्या होगा आपका, Z प्रोडक्ट क्या होगा आपका। तो Z प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा भाई, D इज द करेक्ट आंसर, इथेन अमाइन। इथेन अमाइड एक अलग कहानी होती है, इथेन अमाइन एक अलग चीज होती है। तो इसको हम बोलेंगे इथेन अमाइन। तो ये सेकंड क्वेश्चन था भाई। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वाओ, GOC का क्वेश्चन है भाई। GOC का क्वेश्चन है, बहुत ही
बेहतरीन क्वेश्चन है। द अटैचमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप एट द पैरा पोजिशन इन एनालीन विल रेज द केबी वैल्यू। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि केबी वैल्यू का मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ। केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। अच्छा जी, अब देखो भाई एनालीन क्या होता है आपका, ये रहा जी एनालीन, ये रहा आपका एनालीन, यहां पे NH2 लगा दिया, ये एनालीन होता भाई। अब बोला गया कि इसके पैरा पोजीशन पे लगा दो, इनमें से कौन सा लगाओगे कि केबी वैल्यू बढ़ जाए, बेसिक करैक्टर बढ़ जाए, क्या लगाएं? देखो भाई सबसे पहला बोला गया यहां पे सल्फेट, ये आपका SO3H, ये तो भाई स्ट्रोंगली -M इफेक्ट शो करता है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये तो रेजोनेंस से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और बेस की कहानी क्या होती है? बेस की कहानी ये होती है कि इसको डोनेट करना होता अपना लोन पेयर, ये लेविस बेस होते हैं, लोन पेयर डोनेट करना होता है। अब ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा तो बेसिक स्ट्रेंथ को भी कम कर देगा, ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देगा भाई। हमसे तो बोला गया बढ़ाए। अब देखो भाई फ्लोरीन और जो ब्रोमीन है, यहां पे F है और आपका जो Br है, ये भी आपका ओवरऑल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने का काम करते हैं। तो एनालिन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटा देंगे और घटा देंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटा देंगे। बट यहां पे जो आपका आएगा, कौन आएगा भाई? यहां पे आपका कौन आएगा भाई? ये NH2। और इसके पैरा पोजीशन पे अगर आप OH लगा देते हो, OH, तो ये OH आपका किसकी तरह काम करता है भाई? ये OH आपका +M इफेक्ट की तरह काम करता है। तो ये क्या करेगा? ये काम करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था बी इज द करेक्ट आंसर, कि यहां पे OH इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह काम करेगा, जिससे कि आपकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। तो चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई आपका याद रखने वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने के लिए होगा नहीं, तो मैं डायरेक्ट आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन का कौन सा एग्जांपल है इनमें से? तो मायोसिन, केराटिन, है ना, कोलाजेन, ये नहीं होते। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा डी। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा डी। हीमोग्लोबिन जो होता है आपका, हीमोग्लोबिन, है ना, वही आपका ग्लोबुलर प्रोटीन का एग्जांपल है इनमें से, बाकी कोई है नहीं। तो ये याद रखने वाला क्वेश्चन है, सिंपल। बायोलॉजी वाली फैकल्टी शायद आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकती है इस क्वेश्चन के बारे में। अच्छा भाई, ये तो मेरे हिसाब से आपको 8th में पढ़ा दिया था ये क्वेश्चन तो आपको। तो क्या है भाई? विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज, तो अवर हमारी बॉडी सन रे से, सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी। कौन सा भाई? विटामिन डी मिलता है। कौन सा मिलता है भाई? विटामिन डी। विटामिन डी मिलता है सूर्य की किरणों से, है ना, सनरेज से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। समझाने वाले क्वेश्चन पे टाइम लगाएंगे, समझाने वाले क्वेश्चन पे बिल्कुल टाइम लगेगा। कैप्रोलैक्टम इज द स्टार्टिंग मटेरियल ऑफ सिंथेसिस नाइलॉन 6। ये होता है भाई आपका कैप्रोलैक्टम, ये आपका कैप्रोलैक्टम होता है। बैकमैन रीअरेंजमेंट से आप बना सकते हो इसको, 7 मेंबर की रिंग, इसको कैप्रोलैक्टम बोलते हैं भाई, कैप्रोलैक्टम। और दिस इज द मोनोमर ऑफ, ये आपका मोनोमर होता है, ये एक पॉलीमर है। और ये किसका मोनोमर होता है? तो नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है भाई। ये देखो एक ट्रिक बताता हूं आपको इसके लिए, नाइलॉन 6 का मोनोमर होता है। ये कैसे? देखो, एक आपके पास है नाइलॉन 6 में 2 है ना, 2 6 है ना, और नाइलॉन 6 में 1 ही है। इसका मतलब इसका जो मोनोमर होता है वो 1 ही होता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। नाइलॉन 6 में 1 6 आ रहा है, इसका मतलब इसका मोनोमर 1 ही होता है, कैप्रोलैक्टम। लेकिन नाइलॉन 6 में 2 आ रहे तो वो 2 से मिलके बनता है, अगर आपने पढ़ा हो एटॉमिक एसिड इस तरीके से, ठीक है। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या? ए। क्या करेक्ट आंसर भाई? ए इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये भी पॉलीमराइजेशन से है। द स्पीसीज विच कैन सर्व एज एन इनिशिएटर ऑफ द कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। तो लेविस एसिड जो होते हैं भाई आपके, जो लेविस एसिड होते हैं वो यूज किए जाते हैं भाई यहां पे। लेविस एसिड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता या ऑक्टेट से ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। तो ये देखो भाई, द स्पीसीज विच कैन सर्व एज एन इनिशिएटर, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड
LCl3 यहाँ पे एक लेविस एसिड की तरह काम करता है, और जो लेविस एसिड की तरह काम करते हैं वही आपका इनिशिएटर के तौर पे यूज होते हैं, वही आपका इनिशिएटर के तौर पे यूज होते हैं। तो करेक्ट आंसर सी, करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा यहां से, सी आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, एस्प्रिन। एस्प्रिन आप सभी को पता है ड्रग्स होती है, तो उसका यूज कैसे किया जाता भाई, एनाल्जेसिक का मतलब ये, इसका मतलब होता है पेन में यूज करते हैं, क्या पेन में यूज करते हैं। एंटीपायरेटिक का मतलब होता है क्या फीवर में यूज करते हैं, क्या फीवर में, यस। तो अगर मैं बात करूं एस्प्रिन की, तो एस्प्रिन दोनों में ही काम कर देती है। तो एस्प्रिन एनाल्जेसिक की कैटेगरी में भी आती है और एंटीपायरेटिक की कैटेगरी में भी आती है। तो एस्प्रिन दोनों की कैटेगरी में भी आती है भाई। आपका जो है वो आपका एंटी एनाल्जेसिक भी होती है, एंटीपायरेटिक भी होती है। तो करेक्ट आंसर डी, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, वाओ, ये देखो भाई, द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयरन, इस इक्वेशन में आपको इक्विवेलेंट मास बताना है आयरन का। देखो भाई बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर आप देखोगे तो यहां पे आ गया 2FeCl3, 2FCl3। देखो यहां पे भाई इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है आयरन की वो 0 है, और यहां पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 3 है। जितने इलेक्ट्रॉन का चेंज होता है आयरन से आयरन में, वही उसका n फैक्टर होता है, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। तो यहां पे आपका n फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा भाई। n फैक्टर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हमसे इक्विवेलेंट मास पूछा भाई, इक्विवेलेंट वेट पूछा है। तो इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है, जो आपका एटॉमिक वेट होता है, जो आपका एटॉमिक मास होता है, जो आपका एटॉमिक मास होता है, और बाई में n फैक्टर करते हैं भाई। बाई में क्या करते हैं, n फैक्टर करते हैं। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, एटॉमिक मास बाई में n फैक्टर। तो यहां पे n फैक्टर कितना, 3। तो इसका मतलब यहां पे जो इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए वो m/3। करेक्ट आंसर देखो, हाफ ऑफ इट्स एटॉमिक मास नहीं, 1/3 ऑफ इट्स एटॉमिक मास, यस बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट होगा, बिल्कुल सही है। बी इज द करेक्ट आंसर, बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। यस, क्वांटम नंबर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इन्होंने बोला कि बताओ 4f के लिए कौन सा क्वांटम नंबर का सेट बिल्कुल सही रहेगा। तो देखो यहां पे जो ये n लिखा हुआ है, यही ये जो 4 लिखा हुआ है यही हमारा n होता है, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं, जिसे हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। एक बात और ध्यान में रखना भाई, ये n की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर रहेगी l से, हमेशा ग्रेटर, इक्वल भी नहीं मिलेगा कभी, है ना, इक्वल भी नहीं मिलेगा। तो देखो यहां पे तो L की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, अगर n यहां पे 4 हो गया तो L की क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। लेकिन 4 हो सकती है क्या, नहीं हो सकती 4। ठीक है, अब देखो भाई अगर मैं लिखूं यहां पे जो L 0 होता है S के लिए, 1 होता है P के लिए, 2 होता है D के लिए और 3 होता है F के लिए, 3F के लिए। अच्छा जी, बात समझ में आती है। उसके बाद एक बात और ध्यान में रखना, ये जो ML आएगा इससे नेक्स्ट जो होता है आपका, है ना, इससे नेक्स्ट जो होता है आपका ML, उसकी वैल्यू -L2 + L वेरी करती है भाई, -L2 + L। यानी कि देखो भाई इस ML की जो वैल्यू होगी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो कहां से कहां वेरी करेगी, 3 2 1 0 1 2 3, ये वैल्यूज आएंगी आपकी। ठीक है, अब आ जाओ भाई एक एक करके। N4 है, L3 है, ठीक है जी बिल्कुल। क्या M की वैल्यू 4 हो सकती है, नो, पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इसको हटा दो भाई, ये पॉसिबल नहीं होगा। देखो भाई N और ये यहां पे M की वैल्यू -4 पॉसिबल ही नहीं है भाई, -L2 + L रहती है। ठीक है, अच्छा जी, ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, यस बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट है ये। देखो यहां पे N4 हो गया, L3 हो गया, M की वैल्यू +1 होगी, स्पिन वाला प्लस हाफ माइनस हाफ कुछ हो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ी आ गई, L की वैल्यू 2 तो D के लिए होती है भाई, L की वैल्यू 2 तो D के लिए होती है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर C, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर C। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाता है जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो Z इफेक्टिव इंक्रीज करता है,
जेड इफेक्टिव इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है। तो देखो यहां पे सोडियम है ना, थर्ड पीरियड के एलिमेंट होते हैं सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद सिलिकॉन। तो सबसे बड़ा साइज सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन। करेक्ट आंसर क्या? ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब भी आप किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज डिक्रीज करता है, और जब भी कभी आप टॉप टू बॉटम जाते हो किसी ग्रुप में तो साइज इंक्रीज करता है ना। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में डिटेल में पढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाओ, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, विच ऑफ द फ्लोइंग बॉन्ड एंगल अराउंड दी सेंट्रल एट मैक्सिमम बॉन्ड एंगल किसका होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यार, अमोनिया है आपका, ठीक है। तो कभी भी अगर कभी भी आपको बॉन्ड एंगल देखना हो तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखिएगा, ठीक है। तो मैं एक बार इसको सभी को लिखता हूं, सभी की स्ट्रक्चर बनाता हूं, उसके बाद एक्सप्लेनेशन दूंगा आप सभी को, ठीक है। तो यहां पे पॉजिटिव होता है ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर, है ना। ये PCl3 हो गया भाई यहां पे, है ना। यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन, यहाँ पे भी क्लोरीन। उसके बाद यहाँ पे आपका ये भी क्लोरीन आ गया भाई, ये भी क्लोरीन आ गया, यहाँ पे भी लोन पेयर आ गया और यहाँ पे भी लोन पेयर आ गया। अच्छा जी, सभी की हाइब्रिडाइजेशन सेम है। क्या है सभी की हाइब्रिडाइजेशन? यहाँ पे देखो भाई, एक लोन पेयर, 2 3 4 लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, अगर 4 हो तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है। यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहां पे भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन चेक की हमने, उसके बाद देखो लोन पेयर, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम आ जाए तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर हो जाएंगे उतना ही बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो देखो यहां पे 1 है, यहां पे भी 1 है, यहां पे 2 है। सबसे कम तो किसका होगा? HCl2 का सबसे कम होगा बॉन्ड एंगल। उसके बाद यहां पे एक भी लोन पेयर नहीं है, और इसी ज्योमेट्री का नाम होता है टेट्राहेड्रल। और आप सभी को पढ़ाया जाता है कि जो टेट्राहेड्रल का बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट होता है। उसके बाद इस ज्योमेट्री का नाम पिरामिडल होता है, और यहां पे लोन पेयर आने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाता है। यहां का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107 डिग्री और 28 मिनट के अराउंड होता है। तो कम हो गया ना, 109 से 107 हो गया, कम हो गया, बिल्कुल सही है। यहां का भी बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए? देखो इन दोनों में मैं कंपैरिजन बताऊंगा। इसका बॉन्ड एंगल तो आपका 104 डिग्री के आसपास होता है, यानी कि ये होगा। इन दोनों में कंपैरिजन कैसे करेंगे? देखो भाई, अब देखा जाता है अगर आपके लोन पेयर सेम हो तो फिर हम देखते हैं सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो यहां पे भाई कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है? नाइट्रोजन। इसका मतलब यहां पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नाइट्रोजन के पास होगा, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड में रिपल्सन हुई होगी, है ना। रिपल्सन की वजह से बॉन्ड एंगल ज्यादा हो गया होगा। तो सबसे बॉन्ड एंगल पहले नंबर पे सबसे ज्यादा इसका, दूसरे नंबर पे इसका, तीसरे नंबर पे इसका एंड फोर्थ नंबर पे इसका। हमसे तो मैक्सिमम पूछा था, तो सीधी सी बात है बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने तो आपको पूरा कंसेप्ट ही एक्सप्लेन कर दिया। तो क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अमोनियम आयन बोलते हैं भाई इसे। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा? इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा? NF3 बिल्कुल खुशी खुशी करेगा भाई, NF3 बिल्कुल करेगा, बट परंतु लेकिन NF5 कभी एग्जिस्ट नहीं करता। सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपांड नहीं कर सकता है ना। सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता है। आपको कहीं पे भी अगर दिख जाए कार्बन ने 6 बॉन्ड बना लिए, अगर आपको दिख जाए कि नाइट्रोजन ने 7 बॉन्ड बना लिए, 5 बॉन्ड बना लिए, इसका मतलब गलत है, वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अपना ऑक्टेट एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते इनके पास। तो देखो भाई NF3 एग्जिस्ट करता है बिल्कुल। PF5 यस, थर्ड पीरियड के कर सकते हैं, थर्ड पीरियड अपना ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन आपका बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सेकंड पीरियड का कोई भी एलिमेंट अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता। चलो भाई, ये हाइड्राजीन होता है भाई, N2H4 को हाइड्राजीन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इफ हीलियम इज अलाउड टू एक्सपैंड इन द वैक्यूम इट्स लिबरेट हीट बिकॉज ऑफ। तो इसके पीछे का रीजन होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, है ना। इसके पीछे का रीजन होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर इसके पीछे का रीजन होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर यहां पे लो होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर, इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर लो, इसकी वजह से हीलियम इज अलाउड टू एक्सपैंड इन द वॉल्यूम, इट्स लिबरेट हीट। इसका रीजन क्या है?
इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर इज लो। ठीक है भाई, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर। अच्छा भाई, शायद मैंने पहली या दूसरी वीडियो में एक थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है मैंने, वहां पे एक क्वेश्चन में क्रिटिकल टेम्परेचर का ही क्वेश्चन था, मैंने शायद वहां पे आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन लिखवाई है या डायरेक्टली लिखवा दी है शायद, तो उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आएगी भाई। तो उस क्वेश्चन को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके कमेंट बॉक्स में चेक कीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि इतना नंबर का क्वेश्चन आंसर मैंने गलत बताया था, तो उसको जरूर देख लीजिएगा ना, कल को कहें कि भाई सर ने गलत पढ़ा दिया, तो वो ध्यान कई बार हो जाता भाई। ये देखो भाई थर्मोकेमिस्ट्री, ये थर्मोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बोला गया कि H2 गैस की रिएक्शन हाफ O2 गैस के साथ करवाई और वाटर लिक्विड मिला, वाटर लिक्विड मिला, यहां से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है, एक्स अगर प्रोडक्ट, यहां पे कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई है। दूसरा आपने क्या किया, H2 गैस की रिएक्शन करवाई, उसके बाद हाफ O2 के साथ, तो यहां से आपने वाटर वेपर बनाए, ये रहा भाई वाटर वेपर, यहां पे आपने y किलो जूल एनर्जी यहां पे आपका रिलीज हुई होगी। तो बताओ x और y में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, इनके बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो ये बेसिकली जो प्रोसेस हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये कंडेंसेशन, यहां से दो गैसेस लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, यहां से दो गैसेस गैस में ही कन्वर्ट हो रही है। तो गैस को पकड़ के आपने मिलवाया है, कंडेंसेशन हुआ लिक्विड, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी ज्यादा रिलीज हुई होगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुई होगी, और यहां पे कम रिलीज हुई होगी। तो इसको आप इतना इसी तरीके से समझिए कि x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी y से, x की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी y से। करेक्ट आंसर ए आ जाएगा भाई, करेक्ट आंसर ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अच्छा जी, ये क्वेश्चन गलत ही दिया था इन्होंने, ये क्वेश्चन रॉन्ग था भाई, मार्क्स टू ऑल दिए गए थे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 800। कैसे आएगा वो एक्सप्लेन करता हूं मैं, 800 कैसे आएगा इस क्वेश्चन का। तो आपसे बोला गया है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, यहां पे आपको गिवन है किस किस की भाई, XY की गिवन है, उसके बाद X2 की गिवन है, उसके बाद Y2 की गिवन है भाई। ठीक है, किस रेशो में गिवन है कि इसकी भी भाई आपका ये है, ये हो गई भाई, और इसका 0.5 है, 0.5। एंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यहां पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन गिवन है XY के लिए, वो कितनी गिवन है भाई आपका, -200 किलो जूल पर मोल। तो आपको X2 की निकालनी थी भाई, आपको X2 की निकालनी थी। देखो यार, इसको हम ऐसे समझते हैं, इसको देखो, इसको भी मैं A लिख देता हूं भाई, A, तो ये भी हमारी A हो जाएगी और ये हमारी 0.5 A हो जाएगी। A इसलिए माना था कि इस A की वैल्यू मैं निकाल लूं, इस A की वैल्यू निकाल लूंगा तो मैं ये सोल्व कर पाऊंगा। अब देखो यार, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, इसको आप कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो ऐसे सोल्व कर सकते हैं इसको कि भाई यहां पे आपका जो ये XY है ना, ये XY किस में ब्रेक हुआ होगा भाई, ये आपका X प्लस में Y में ब्रेक हुआ होगा, X प्लस Y में ब्रेक हुआ होगा। यहां पे जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रही होगी है ना, XY की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो कितनी है, A गिवन है, A गिवन है। अब देखो X2 है भाई, जो आपका X2 है ना, मैं इसको हाफ X2 लिख देता हूं, जिससे कि ये 2x में कन्वर्ट हो गया होगा, 2x में या ओनली x में कन्वर्ट हो गया होगा। यहां से भी जो आपका आ जाएगी है ना, बॉन्ड एनर्जी लिख लो भाई, चाहे आप इसको लिखना चाहो तो यहां पे आप लिख सकते हो EXY ना, EXY लिख सकते हो, इसे EXX लिख सकते हो। ये भी कितनी हो जाएगी भाई, A हो जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। या फिर आप इसको ना और भी इसको अगर थोड़ा सा वो बनाना चाहते हो, ठीक है, इसको आप ऐसे लिख दो, इसको आप लिखोगे 1/2 Y2 है, इसको जब आप देखोगे तो यहां से Y आएगा, Y बनेगा आपका, यहां से Y बनेगा, और यहां पे जो आपकी वैल्यू आ जाएगी y की, वो कितनी हो जाएगी है ना, वहां पे 0.5 ये था भाई, वहां पे क्या था, ये वाली बात वहां पे आ गई थी। ठीक है, अब देखो ओवरऑल अगर आप रिएक्शन लिखोगे कि कैसे से क्या हुआ है, तो यहां पे देखो आप कि आपके पास 2xy रहा होगा, 2xy जिसको आपने ब्रेक किया होगा, तो वहां से, या फिर आप इसको ऐसे समझो, यहां पे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में आपको बता देता हूं बेसिकली। तो यहां पे 2x की रिएक्शन आपने 2y के साथ करवाई होगी, जिससे कि आपको यहां पे 2xy मिल गया होगा, जिससे कि आपको यहां पे, या इसको आप x2 लिख लो यार, मैं बार बार पता नहीं इसको रॉन्ग क्यों लिख रहा हूं, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें x2 प्लस में y2 की रिएक्शन जब आपने करवाई तो यहां पे आपको 2xy मिला, 2xy मिला। अब देखो यार, इसमें क्या रिलेशन आएगा बेसिकली, तो यहां पे आपको रिलेशन लिखना कि जो बॉन्ड एनर्जी है आपका xx, ठीक है, उसके बाद प्लस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ y, यानी कि जो
रिएक्टेंट है उनकी बॉन्ड एनर्जी ऐड कर दो माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, और ये इक्वल होगी आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के इक्वल। ये किसके इक्वल हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये कितनी है भाई? ये A है। ये कितनी है? 0.5 A है। और ये कितनी है भाई? ये भी A है। और ये कितनी है भाई? -200 है। ये कितनी है? -200 है। इसको देखो भाई, A से A कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 है, उस साइड जाएगा तो ये 400 हो जाएगा। ये आपका 400 किलो जूल पर मोल हो जाएगा। लेकिन हमने यहां पे मिस्टेक की है भाई। 400 ही आंसर बहुत सारे बच्चों ने वहां पे लगाया भी होगा। 400 ही आंसर बहुत सारे बच्चों ने लगाया होगा। ये रहा A आंसर लगा दिया होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। बिल्कुल गलत है, ऐसे आपको करना नहीं है। आपको ध्यान देना भाई, यहां पे देखो XY A, X2 भी A हो गया एंड Y2 भी A हो गया। तो देखो यार, यहां पे XY तो एक ही है ना, XY है, यहां पे X2 है, इसलिए आप इसको क्या लिखोगे भाई? इसको आप A/2 लिखोगे। इसको आप A/2, इसको भी आप क्या लिखोगे? A/2 लिखोगे। जब आगे जाके देखोगे तो ये मिस्टेक आपने नहीं करनी है। यहां पे आपने, ठीक है, ये A लिख दिया, यहां पे आपने A/2 ही लिखना पड़ेगा, और आपने यहां पे भी ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आपने किया भाई। आगे इसके बाद देखो क्या करोगे, यहां से यहां पे तो A ही रहेगा, ये भी यहां पे A/2, यहां पे भी 2। ठीक है, अब A/2 में से ये रहा, तो इसको जब आप यहां से फर्दर सोल्व करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा भाई आपका? -A/2, और उसके बाद 0.0 ये हो गया 2 यहां से कॉमन जाएगा, 2 यहां से कॉमन चला जाएगा भाई, तो ये 400 हो जाएगा, -400 हो गया। और इसको किसके इक्वल लिखोगे भाई? ये रहा और ये रहा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा? -0.4 A, यानी कि ये आ गया। इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 800 आंसर आ जाएगा। 800 करेक्ट आंसर आना था। ये 1/2 है भाई, जब आप उस साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो देखो मिस्टेक कहां पे की हमने, मैंने भी मिस्टेक जानबूझ के मैं आपको कर रहा था ये, ताकि आपको पता लगे। तो यहां पे भाई आपका ठीक है, ये इस रेशो में गिवन था, ये इस रेशो में गिवन था, लेकिन जब आप रिएक्शन लिखोगे तो यहां पे 1/2 X2 है, तो आपको यहां पे भी A/2 करना पड़ेगा, और यहां पे भी 1/2 Y2, तो आपको यहां पे भी ये करना पड़ेगा। ये मिस्टेक हमें नहीं करनी थी। ठीक है, चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। 800, ये क्वेश्चन ही रॉन्ग था, ये ऑफिशियल माना गया कि ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है। तो देखो, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, इथेनॉल, ईथर, ये गिवन है। और यहां पे मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट बोला गया है कि किसका भाई? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, यहां पे देखो वाटर का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है, वाटर का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, वाटर का मैक्सिमम है, और आपका जो है ईथर है ना, ईथर, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम है। तो देखो, जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। बस इतनी सी बात याद रख लो इस क्वेश्चन में, जो आपका वेपर प्रेशर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर सबसे कम। ऐसा देख लो भाई, कौन सा ऑप्शन है? ए भी है, बी भी है। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम, इसलिए उसका वेपर प्रेशर सबसे ज्यादा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा बी। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? आयोनिक इक्विलिब्रियम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल अकर 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड। डाइल्यूट करके इसको इतना बना दिया है, पहले इतना था, अब डाइल्यूट बोले तो इसमें पानी डाल दिया, वॉल्यूम इंक्रीज कर दिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है। यहां से आपसे बोला जा रहा है कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? क्या पीएच डिक्रीज करेगी? क्या आपका, देखो हमारे पास फार्मूला क्या होता है कि जो अल्फा होता है आपका वो होता है KC बाई में ये KA बाई में C बोलो, ये हमारे पास फार्मूला होता है ना। अल्फा बोले तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये आपका KA कांस्टेंट होता है, C कंसंट्रेशन। तो जब आप डाइल्यूशन करोगे तो डाइल्यूशन से क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो ये कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो ये अल्फा के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ेगा। अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी इसका मतलब अल्फा की वैल्यू इंक्रीज करेगी, इसका मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा। तो यहां से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा सी, कि फर्स्ट आयनाइजेशन विल बी इंक्रीज, परसेंटेज, सॉरी फर्स्ट नहीं है, परसेंटेज आयनाइजेशन विल इंक्रीज। तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही, और किसी पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई? आओ हो, ये भी मैंने ट्रिक बताई हुई भी आपको, बैन ट्रिक से क्वेश्चन सोल्व होगा। क्या बताई थी? बैन 153 ट्रिक बताई थी ना, वही से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्पीसीज ट्रांसफर 5Na
5 Na है ना एवोगाड्रो नंबर किस में ट्रांसफर होंगे 1 मोल के अंदर। तो देखो भाई यहां पे देखो फटाफट से याद करो है ना, बेसिक मीडियम में 1 था, एसिडिक मीडियम में 5, और मैंने बताया भी था एसिडिक मीडियम में जो रिएक्शन होती है वो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है किसमें MnO2 पॉजिटिव में। 5 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, 5 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा यहां से लेगा, 5 इलेक्ट्रॉन ये यहां से ले लेता है। इसको आप ऐसे समझ जाओगे, इसको आप यहां से समझ जाना भाई, इसको आराम से मेरे हिसाब से समझ गए। चलो अब हमें आगे क्या बात करनी है भाई, यहां पे MnO2 नेगेटिव नहीं जी 6 से ये रहा, तो करेक्ट आंसर जो आएगा बी करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अगर 5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो 5 Na इलेक्ट्रॉन पर मोल यहां पे आपका यूज होंगे, ट्रांसफर होंगे। बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बैन 153 ट्रिक से सॉल्व हो जाएगा। अच्छा जी, ये आपका हाइड्रोजन का क्वेश्चन है 11th क्लास का। तो यहां से बोला गया है कि 30 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, अगर कहीं पे ऐसा लिखा मिल जाए आपको कि 30 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो इसका मतलब ये होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर है ना, या फिर इसको 1 ml भी आप लिख सकते हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन लिबरेट 30 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ O2 एट STP। तो देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि अगर कहीं पे 1 ml ऑफ सॉल्यूशन लिबरेट करेगा 30 ml ऑफ O2, कहीं पे अगर ऐसा लिखा था भाई 10 वॉल्यूम ऑफ H2O2, तो आप वहां पे क्या लिखते कि 1 ml ऑफ सॉल्यूशन लिबरेट करेगा 10 ml ऑफ O2। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। तो यहां पे जो ये होता है इसका मतलब 30 है, तो यहां पे 30 सेंटीमीटर क्यूब कर दो, अगर 40 तो होता 40 कर दो। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका केमिकल बॉन्डिंग से फजांस रूल, अगर आपने पढ़ा हो तो फजांस रूल का ये क्वेश्चन है। फजांस ने दिया था कोवलेंट कैरेक्टर को करके, तो बोला गया है यहाँ पे कि देखो यहाँ पे लिथियम है ना, LiCl है, NaCl है, उसके बाद BeCl2 है। तो देखो यार अनायन सेम है। उसके बाद फजांस ने क्या बोला था, फजांस ने ये बोला था भाई जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑन कटायन। कटायन पे जितना ज्यादा चार्ज रहेगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा रहेगा। इसके ऊपर एक पॉजिटिव, इसके ऊपर एक पॉजिटिव, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव, इसका मतलब इन दोनों में से BeCl2 का कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, इन दोनों में से कैसे देखोगे भाई, तो दूसरी बात ये भी बोली थी कि कोवलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कटायन। कटायन का साइज जितना छोटा होगा उतना ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो लिथियम का साइज छोटा होता है, तो देखो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर BeCl2 का, फिर LiCl का, तो BeCl2 LiCl। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। तो आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, बस अब तो कंप्लीट ही होने वाला है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पायरीन, तो किसे बोला जाता है, टेट्राक्लोरो है ना, इसको बोलते हैं भाई टेट्राक्लोरो इसको बोलेंगे भाई, इसका नाम होगा टेट्राक्लोराइड कार्बन इसका नाम होगा। इसी को आपका पायरीन बोला जाता है ना, इसी को आपका पायरीन बोला जाता है। ये आपका आग बुझाने वाले जो यंत्र होते हैं है ना, आग बुझाने वाले जो आपके सिलेंडर वगैरह होते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है इंडस्ट्रियल लेवल पे ना। टेट्रा ये आपका जो नाम हो जाएगा भाई इसका ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका आंसर ए क्वेश्चन हो जाएगा भाई, इसका ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, अच्छा जी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बोकटायन बताओ सबसे स्टेबल कौन सा है, सबसे स्टेबल कार्बोकटायन, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन। तो देखो भाई कार्बोकटायन को देखने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं हमारे पास है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन भी होता है, रेजोनेंस भी होता है। तो यहाँ पे भाई 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है ना। पीएच का मतलब देखो यहाँ पे कि पीएच का मतलब ये होता है यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग लगी हुई है ना, एक यहाँ पे ऐसे लगी हुई है फिनाइल रिंग, एक आपका यहाँ पे ऐसे लगी हुई है फिनाइल रिंग, तो यहाँ पे 3 फिनाइल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे आपकी यहाँ पे तीनों रिंग रेजोनेंस का पार्टिसिपेट कर रही हैं, तीनों रिंग रेजोनेंस में जा रही हैं, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये हाईली स्टेबल जो होगा वो बी, क्योंकि इसमें बहुत तगड़ा रेजोनेंस हो रहा है ना, रेजोनेंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं एज कंपेयर टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अच्छा जी बताओ डाइपोल मूवमेंट, किस मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल मूवमेंट होगी, तो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, 1 2 3, यहां पे भी आपको लगा दो भाई 2 पे CH3, यहां पे भी आपका लगा दो CH3। तो ये बेसिकली ना, ये आप इसको ऐसा बना लो कि यहां पे भी CH3 हो गया,
यहाँ पे भी CH3 टेट्राहेड्रल बन जाएगा, यहाँ पे भी CH3। ये एक आपका सिमेट्रिक ज्योमेट्री होगी भाई, है ना। टेट्राहेड्रल हुआ, ट्राइगोनल जो ट्राइगोनल प्लेनर हुआ, ऑक्टाहेड्रल हुआ, ये सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती हैं अगर उनके सराउंडिंग एटम सारे सेम हो तो इनका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है भाई। इनका जो म्यू होता है वो जीरो होता है और ये सारे नॉन पोलर होते हैं, ये आपका नॉन पोलर होते हैं जो सिमेट्रिक ज्योमेट्री होती है जहां पे सेंट्रल एटम के अराउंड सेम लगे हों और वहां पे ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो, ट्रायंगुलर प्लेनर हो, ऐसे। तो ये तो आपका डाइपोल मोमेंट शो करने वाला नहीं है। ट्रांसब्यूटीन भी नहीं करता भाई। ट्रांसब्यूटीन का मतलब यहां पे ये CH3, यहां पे ये CH3, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, तो ये ऊपर की तरफ खींचता है ना, सॉरी ऊपर की तरफ नहीं खींचेगा है क्योंकि ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज है, ये नीचे देगा, ये भी नीचे देगा, तो ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाती है मैं इन दोनों की, सॉरी नीचे फिर से कह रहा हूं, यहां ऊपर देगा, ओवरऑल कैंसिल आउट करेंगे तो जो ट्रांस वाला होता है इसकी भी डाइपोल मोमेंट जीरो होती है, तो ये भी नहीं होगा भाई, सी भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा भाई, इसको आप देख लीजिएगा, ये वाला भी नहीं होगा, डी। करेक्ट आंसर जो होगा बी, सिस ब्यूटीन जो होगा, सिस टू ब्यूटीन, 1 2 यहाँ पे भी CH3 लगा दिया और दूसरा जो CH3 आपने लगा दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जो ये सिस टू ब्यूटीन होता है इसकी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो होती है, तो ये आपका डाइपोल मोमेंट शो करेगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा भाई हमारा, बस ठीक है। वन ऑफ द 5 आइसोमेरिक हेक्सेन, तो ऐसा कौन सा आइसोमर होगा जो सिर्फ 2 मोनोक्लोरोनेटेड प्रोडक्ट देगा, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट देगा। अच्छा जी, आ जाओ। सबसे पहले यहां पे बोला गया भाई आपसे कि 2 मिथाइल पेंटेन, इसका मतलब समझ गया, पहले मैं ब्यूटेन बना, जो आंसर वही बना देता हूं, ये ब्यूटेन, यहां पे भी CH3, यहां पे भी CH3। अब देखो यहां पे दो, इस कंपाउंड में सिर्फ 2 जगह क्लोरीन लगा सकते हो, 2 जगह, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। कहां कहां लगेगा भाई, देखो एक आप देखो यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, एक ही बात है, यहां पे लगाओ या यहां पे लगाओ, एक ही बात है, यहां पे लगाओ, यहां पे लगाओ, देखो ये एक, ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक, तो पहली इन चारों का मतलब एक ही है। इनमें से आप कहीं पे भी एक जगह क्लोरीन लगा सकते हो, दूसरी की जगह लगाओगे तो सेम हो जाएगा, तो इन चारों पोजीशन पे अगर आप क्लोरीन, तो एक ही पॉसिबिलिटी है, इनमें से किसी पे भी लगा देना वो सेम है, सेम लगेगा यहां पे। दूसरा है ये वाला, दूसरा एक ये और एक ये, यहां पे भी सेम पॉसिबिलिटी है, तो दूसरा क्लोरीन यहां पे लग सकता है। एक क्लोरीन इन चारों में से लगाओ, एक पॉसिबिलिटी, दूसरा इन दोनों में से किसी पे भी लगाओ, 2 पॉसिबिलिटी। अगर आप बना के दूसरा भी लगाओगे सेम आ जाएगा ऑटोमेटिक, तो 2 पॉसिबिलिटी है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा वो बी आएगा। अब मैं सारे एक्सप्लेन कर देता हूं, देखो यहां पे ना 2 मिथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, यहां पे 2 पे ये रहा, तो देखो यहां पे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज है, अलग अलग अरेंजमेंट देखनी होती है। यहां पे भी लगा सकते हो, यहां पे अलग है, उसके बाद देखो अलग अलग कलर से दिखा देता हूं मैं, यहां पे भी लगा सकते हो, देखो ये वाला दोनों का सेम बनेगा, बस यहां पे जो ये येलो दिखाई दे रहे हैं ये दोनों एक ही पॉसिबिलिटी, इन दोनों में से कहीं पे भी लगाओ। व्हाइट वाला अलग हो गया भाई, अब देखो मैं ग्रीन वाला लगा रहा हूं, ये बिल्कुल अलग होगा, ये आपका, और मैं रेड से दिखा देता हूं आपको, सारे कलर दिखा देता हूं, यहां ये वाला अलग होगा बिल्कुल, है ना। उसके बाद भाई आपको वापस से मैं येलो वाला तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि येलो वाला पहले हमने यूज कर लिया है, तो आपको मैं दिखा देता हूं ये वाला भाई, ठीक है। ये तो ये देखो इतनी पॉसिबिलिटी है, तो 1 2 3 4 और 5 पॉसिबिलिटी। हमसे बोल रहा था सिर्फ 2 मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट आने चाहिए, तो हमारा ए तो नहीं होना था, ठीक है। बी मैंने कहा होगा बिल्कुल, 2 डाइमिथाइल में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी और एक्जेन में भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी होगी, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आना था बी। तो भाई अब देखो, अब बात ये करते हैं कि मैंने आपको जो HAU का एग्रीकल्चर का जो पेपर हुआ था प्रीवियस ईयर, HAU का जो ऑफिशियल पेपर है प्रीवियस ईयर, उसका मैंने केमिस्ट्री का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है और आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना। एक क्वेश्चन मिस्टेक हुई उसको मैं करेक्ट कर दूंगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा भाई इस नंबर क्वेश्चन में मैंने ये मिस्टेक की थी, आप इसको इस तरीके से ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये हमारा केमिस्ट्री का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, ऐसे ही आपको फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का भी मिल जाएगा। अगर आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करने के इंटरेस्टेड है तो आप पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचाइए, इस कंटेंट को। अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये सेम पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।